हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की भूगोल का पार्ट 2 यानी भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे। ये वर्कशीट 50 है और इसमें हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। मैं आपको मैप के ज़रिए समझाती हूँ कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है वो किस प्रकार का है, किन क्षेत्रों में किस प्रकार का भौतिक स्वरूप है। और मैप को दिखाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब चलिए चलते हैं मैप पर। तो देखिए, ये है भारत का नक्शा, जिसमें आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला पूरा ये हिमालयाज़ है, जो कई पार्ट्स में डिवाइडेड है, कई पार्ट्स में बटा हुआ है। उसके बाद भारत का ये वाला जो हिस्सा है, जो राजस्थान और गुजरात का हिस्सा है, कुछ हिस्सा गुजरात का और कुछ हिस्सा राजस्थान का, ये है भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र। उसके बाद आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये पूरा ये ग्रीन एरिया जो अलग अलग ग्रीन में है लेकिन है ग्रीन, ये पूरा एरिया है भारत का जो मैदानी इलाका है वो है, ठीक है, जहाँ पर अच्छी फसल होती है, जहाँ पर बारिश भी अच्छी होती है और यहाँ पर काफ़ी फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है क्योंकि ये समतल मैदान है। अच्छा, अब आते हैं, ये वाला जो वाइट एरिया आप देख रहे हैं, ये वाइट एरिया है दक्कन का पठार, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको पठारी क्षेत्र मिलेंगे। पठार भारत में ज़्यादातर आपको यहीं मिलेंगे। ये वाला जो एरिया है ये है वेस्टर्न घाट और ये वाला एरिया जो है ये है ईस्टर्न घाट, यानी कि पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट। और इसी से ये जो डेक्कन पेनिनसुला है, यानी कि जो दक्कन का पठार है और जो ये समुद्री एरिया है, इसी के बीच में ही आ जाता है पूर्वी मैदान और इधर पश्चिमी मैदान, ठीक है। तो ये हमारा भारत का भौतिक स्वरूप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो है, और यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो ये पूरा हमारे भारत का भौतिक स्वरूप है जो मैंने आपको इस छोटी सी वीडियो में समझा दिया है। चलिए अब हम अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। चलिए अब हम इसको रीड कर लेते हैं कि भारत का समुद्र तटीय मैदान आखिर क्या है। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। विशेषताओं के आधार पर इसे पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। देखिए, जो 6100 लंबाई बोल रहे हैं वो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला जो है ये समुद्री तटीय मैदानी इलाके हैं। और इसको अभी हम जिन जिन भागों में बांटा गया है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये है आपका पश्चिमी तटीय मैदान और ये वाला हिस्सा है आपका पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ भी समुद्र और यहाँ भी समुद्र। उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है भारत का, ये वाला ये भूभाग से जुड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर तिब्बत, यहाँ चाइना। तो इसको हम तटीय मैदान नहीं बोल सकते। तटीय क्षेत्र वो होते हैं जो यहाँ पर ज़मीन और यहाँ पर समुद्र के बीच में होते हैं, उसे हम तटीय मैदान बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया पश्चिमी तटीय मैदान और ये वाला पूर्वी तटीय मैदान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में चिल्का झील है, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस तट की चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसके 3 कारण हैं। पहला, सभी जो पठारी नदियां हैं उनका झुकाव जो है वो पश्चिमी घाट की तरफ है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट की तरफ है। इसलिए जो नदियां हैं वो, जैसे मान लीजिए ये भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, तो ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है। तो भारत की जो ज़्यादातर नदियाँ हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में बहती हैं, यानी कि पश्चिम से होते हुए पूर्व में, पश्चिम से होते हुए पूर्व में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस ढलान के कारण जो ज़्यादातर नदियाँ जब इधर बहती हैं तो यहाँ पर मलबे का निक्षेप होता है, यानी कि मलबा इकट्ठा होते जाते हैं और इन्हीं मलबों की वजह से यहाँ पर डेल्टाई मैदानों का निर्माण होता है। पूर्वी घाट के पर्वत के अपरदन के कारण तटवर्ती मैदान का वृहद आंतरिक फैलाव हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो अपरदन हुए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैलाव हो गया है, क्योंकि नदियाँ जो इस तरह से बहती हैं तो जो पूरा डेल्टाई क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ की जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच मापी गई है। अगला, कई भूभाविक प्रमाणों के अनुसार तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों का उत्थान हुआ है। इसी उत्थान प्रक्रिया के कारण चिल्का और पुलिकट झीलों का निर्माण हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार।
देखिए ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर गुजरात से यहाँ पर ये पूरा हिस्सा जो है ये यहाँ तक ये कोंकण तट है। उसके बाद यहाँ ये गोवा से आगे तक हम आएंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये कन्नड़ तट है। उसके बाद ये केरल तक नीचे आएंगे ये मालाबार तट है। इधर तमिलनाडु के साइड आएंगे ये कोरोमंडल तट है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये आंध्रा तट और ये पूरा कलकत्ता तक जा रहा है उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये वाला हिस्सा कोंकण तट, ये कन्नड़ तट, ये मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट, ये आंध्रा तट और ये वाला उत्तरी सरकार तट। और अब पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। मैप में मैंने आपको समझा दिया है, जैसे कि कोंकण तट कौन सा है, मुंबई से गोवा के बीच में। कन्नड़ तट जो है वो ये यहाँ से है, मध्य में कन्नड़ तट है और नीचे केरल साइड मालाबार तट है। ये चौड़ा है गुजरात और नर्मदा तापी नदी के उधर, लेकिन ये नीचे गोवा कर्नाटक तक आते आते जो है वो पतला हो जाता है, संकरा हो जाता है। इसीलिए इसकी जो चौड़ाई मात्र 10 से 15 किलोमीटर है, जबकि जो पूर्वी मैदान था उसकी 50 से 80 किलोमीटर इसकी चौड़ाई थी, जबकि पश्चिमी मैदानों की जो चौड़ाई है वो सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर है। और इसी वजह से यहाँ पर डेल्टा नहीं बनते हैं, यहाँ पर ज्वारानंद मुख बनते हैं, एस्चुरी बनते हैं। और उसी एस्चुरी के जरिए यहाँ पर लैगून, समुद्री पुलिन और बालू रेदिकाएं जैसी स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं पूर्वी मैदान और पश्चिमी तटीय मैदानों के बीच में तुलना यानी अंतर। तो पहला जो अंतर है वो है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है वहाँ पर नदियों का जो धारा है वो कुछ इस तरीके से है। तो ये पूर्वी तटीय मैदान है, नदियाँ इस तरह से बहती हैं, तो इस वजह से यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्रों का निर्माण होता है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होते हैं, ज्वारानद मुख यानी एस्चुरी का निर्माण इस साइड होता है। सेकंड पॉइंट है, इसका अधिकांश भाग निक्षेप से बना है और जबकि पश्चिमी तटीय मैदान का अप्रदन हुआ है। यहाँ चिकनी मिट्टी के कारण जो फसल उगती है वो चावल की अधिक उगती है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर रबड़, नारियल अधिक पैदा होते हैं। केरल में हम देखेंगे तो रबड़ और नारियल की जो खेती है वो बहुत ज़्यादा होती है और केरल जो है वो पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है। जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों में वर्षा होती है, लेकिन जो पश्चिमी तटीय मैदान है यहाँ पर सिर्फ ग्रीष्मकालीन मानसून से ही वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान में जो पतन है वो अधिक कृत्रिम है, क्योंकि यहाँ पर पतनों का निर्माण जो भी स्थिति है वो अनुकूल नहीं है कि यहाँ के बंदरगाह जो है वो नेचुरल नहीं है यहाँ के, जबकि बंदरगाह जो है वो नेचुरल है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान के बंदरगाह प्राकृतिक है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक है पूर्वी तटीय मैदानों में, पश्चिमी तटीय मैदानों में जनसंख्या घनत्व थोड़ा कम है। यहाँ ढलान के कारण नदियों का प्रवाह धीमा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदानों में अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह जो यानी कि जो धारा है उनके बहने की वो तेज़ है, जिसकी वजह से वहाँ पर एस्चुरी बनती है, डेल्टा नहीं। ये कम कटा फटा है, यानी कि ये जो पूर्वी तटीय मैदान है ये कम कटा फटा है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो अधिक कटा फटा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों की तरफ। तो इसका पहला प्रश्न है, भारतीय सीमा में आने वाले समुद्री तटीय मैदानों के नाम लिखिए। तो इसके नाम है पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदानों में अधिकतर पतन कृत्रिम क्यों है, यानी कि आर्टिफिशियल क्यों है, उसे बनाए गए हैं, ऐसा क्यों? तो आंसर है, पूर्वी तटीय मैदान अत्यधिक अवसाद के कारण, निक्षेप के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों या पतनों के विकास के अनुकूल नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो मलबे इकट्ठा होते गए हैं और जो डेल्टाई क्षेत्र बन गए हैं उसकी वजह से यहाँ के जो बंदरगाह हैं वो अधिक अनुकूल नहीं है, और इसी अनुकूल ना होने की वजह से यहाँ पर कृत्रिम बंदरगाह बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये यहाँ पे पूर्वी है, ये पूर्वी की जगह यहाँ पर पश्चिमी आएगा। तो पश्चिमी तटीय मैदानों में नदियों का प्रवाह तेज क्यों है? तो इसका उत्तर है, अधिक ढलान के कारण नदियों का प्रवाह तेज है। ठीक है, यहाँ पर ढलान अधिक है जिसकी वजह से नदियों का जो धारा है, प्रवाह है, वो तेज होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों में 5 प्रमुख अंतर बताइए। तो यहाँ पर आप 5 प्रमुख अंतर देख सकते हैं, यहाँ पे 8 अंतर दे रखे हैं, आप कोई से भी 5 अंतर इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदानों को दर्शाइए।
तो जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था, मैं एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए ये भारत का मैप है। आप देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला भारत का है पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये है भारत का, ये है पूर्वी तटीय मैदान, और ये वाला है पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ। ये वाला है पश्चिमी तटीय मैदान और ये वाला हिस्सा है पूर्वी तटीय मैदान। ये वाला यहाँ पर हिस्सा ये कोंकण तट है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आएगा कन्नड़ तट, यहाँ मालाबार तट, ये कोरोमंडल तट, ये आंध्रा तट, और उसके बाद यहाँ पर आता है पूरा उत्तरी सरकार, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरे अच्छे से समझा दिया है भारत के मानचित्र में। तो बच्चों यहाँ पर ये मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। इस जो हमारा सब्जेक्ट है, ये वाला, ये जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से क्लिक करके वो सीधे वीडियो पे जा सकते हैं और आप वहाँ पे बाकायदा पूरे अच्छे मैप्स के थ्रू आप उसको और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में आगे बढ़ाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।